अस्सलाम वालेकुम। नावल तुम मेरे पास रहो, तुरित समन बिलाल की तहरीर, पेशकश यास्मीन फारूक, आपके लिए पढ़ा रोशनी ने। प्लीज़ व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 13 की तरफ। का खाना टेबल पे लगाने के बाद वो डाइनिंग रूम से निकलने लगी तो अनुष ने उनका हाथ थाम लिया। मॉम प्लीज़ हमारे साथ बैठकर खाना खाइए ना, मुझे भूख नहीं है। उसने नागवानी से डाइनिंग चेयर पे बैठे जुरेज को देखा। मॉम आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। अनुष ने इसरार किया। बैठ जाओ माही, तुम्हारी नफरत और नाराजगी अपनी जगह, लेकिन खुद को भूखा रखकर सजा मत दो। मॉम प्लीज डैड ठीक कह रहे हैं। अनुज ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया और इल्तजा की। अरे वाह पालक कोफ्ते, तुम्हें अब तक याद है कि ये डिश मेरी कितनी फेवरेट है। सुरेश ने खुशी और हैरत से पालक कोफ्ते का सालन अपनी प्लेट में डालते हुए कहा। उनके हाथों पे अब भी जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। तुम्हारे लिए नहीं बनाया मैंने, मेरा दिल चाह रहा था। वो खुशिया के बोली, इसीलिए कह रही थी मुझे भूख नहीं है। वो मुस्कुराए तो माहीन जबरस सी बिरयानी अपनी प्लेट में डालने लगी। जुरेज अफंदी के लबों पे खूबसूरत और गहरी मुस्कुराहट रखसा थी। डाइनिंग टेबल पर तमाम डिशेस उनकी फेवरेट थी। माहीन ने लाशौरी तौर पे उनकी पसंद की तमाम डिशेस बनाई थी। कुछ भी था वो भी उनकी जिंदगी हुआ करते थे, उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत। वो बेदिली से खाना खा रही थी। बार बार उन्हें जुरेज की गहरी निगाहों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी। डैड बिरयानी लीजिए ना। अनुज ने बिरयानी की डिश जुरेज की तरफ बढ़ाई। माहीन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, इतना टेस्टी खाना बनाने लगी हो। 20 साल पहले तो तुम्हें अंडा भी बनाना नहीं आता था। रग़बत से खाते हुए वो बेसाख्ता बोले, वह सब कुछ सिखा देता है, वो सब कुछ जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। नैपकिन से मुंह साफ करते हुए माहीन ने कहा और चेयर से उठ खड़ी। कहाँ जा रही हूँ माहीन? तुम्हारे डैड को खाने के बाद ग्रीन टी पीने की आदत है और मैं वही रवानी में बोलते बोलते रुकी थी। खफत मिटाने के लिए उन्होंने अपना रुख मोड़ लिया था। तुम्हारी खातिर अब मेहमान नवाजी तो निभानी होगी। मुझे सॉस पैन में पानी डालते हुए वो अनुज से मुखातिब हुई। चेहरे पर अनुज गुस्सा था। अनुज ने मुस्कुराती नजरों से जुरेज को देखते हुए विक्ट्री का निशान बनाया था। वो फिर आंखों ही आंखों में जुरेज को इशारे करते हुए वो चेयर से उठी। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है मेरा फ़ोन बज रहा है। अनुज डाइनिंग रूम से निकल गई। जुरेज भी अपनी नशिश से उठे और माहीन के करीब है। तुम्हें अभी तक याद है कि मैं डिनर के बाद ग्रीन टी लेता हूँ? माहीन के कंधे पे हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोले। वो गुस्से से पलटी। जुरेज उसके सामने इसके करीब खड़े वारफ्तगी से उसे देख रहे थे। महज इत्तफाकन याद आ गया था। माहीन ने अपने कंधे से उनके हाथ हटाया और उनके करीब से गुजरना चाहा, लेकिन वो फिर इनके रास्ते में आए। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, तरस क्या हूँ तुम्हारी एक मोहब्बत भरी निगाह को, मोहब्बत भरी मुस्कुराहट को। इतनी जालिम मत बनो माही। इससे दोनों शानों से थाम कर अपने मुकाबिल अपने करीब करते हुए वो धीरे से बोले, मेरी मोहब्बतें सिर्फ तुम्हारे लिए ही थी। मेरे लफ्ज़ सिर्फ तुम ही को देखकर मुस्कुराया करते थे, लेकिन तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया सब कुछ। उसने उनके हाथ झटके। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ माही। मैं आज भी सिर्फ तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे नाम पे धड़कता है माही। मेरी आंखें आज भी सिर्फ तुम्हें देखकर रोशन होती हैं माही। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 18 साल मैंने एक जिंदा लाश बनकर कनाडा में गुजारे हैं, अब और नहीं रह जाता माही। वो इसके दोनों हाथों को अपने लबों से लगाए दीवाना वार कह रहे थे। सामने खड़ी माहीन का एक मुद्दत के बाद दिल धड़का था। उनके लमस ने एक मुद्दत के बाद इसके वजूद को तमन्नाई बख्शी थी। दिल ने चुपके से ख्वाहिश की थी कि वो इसी तरह इसके हाथ थामे रखें
लेकिन माहीन की जिद, नफरत और कठोरपन ने एक लम्हा लगाया था उन्हें बेहिस करने में। छोड़ो मेरा हाथ और आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। वक्त गुजरने के साथ मोहब्बत भी दफन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और मेरी मोहब्बत तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे चीट किया था, मेरी मोहब्बत की तौहीन की थी, मुझे धोखाधड़ी का कर दिया था तुमने। गुजरे वक्त की तलखी एक सख्ती का रूप धारकर उनके लहजे में ओध आई थी। सच्ची मोहब्बत कभी फना नहीं होती, उसे कभी सवाल नहीं आता। तुम्हारे बगैर जिस तरह मैं कर्म की सूली पे लटका हूँ तुम नहीं जान सकती। तुम्हारी जुदाई ने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया माही। मैं तुम्हारी जुदाई की बेरहम तारीकी में गुम होकर रह गया हूँ। वो दुख और बेबसी से बोल रहे थे। वक्त ने इस मोहब्बत को जख्मों से भर दिया है जुरेज अफंदी, दिल के तालाब गदले हो गए हैं, छेड़ डाला है मुझे तुम्हारी बेवफाई के दुख ने। मर गई मेरी बेचैनियाँ, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। बेएतबारी की मैल ने मंजर मैला कर दिया। अब इस मंजर में अपना अक्स मत ढूंढो, कुछ नजर नहीं आएगा तुम्हें। वो रंधी हुई आवाज में अपनी बात मुकम्मल करके किचन से निकल गई थी और वो तासुफ से उसे देखते रह गए थे। वो बेड पर मुंह के बल लेटी किताब पढ़ रही थी जब उसे टेरेस पे खटके की आवाज़ आई थी। उसने अनसुनी की। पड़ोस की बिल्ली अक्सर रात को मटर गश्त के लिए आया करती थी। थोड़ी देर के बाद टेरेस की तरफ खुलने वाले दरवाजे पे खटका हुआ तो वो सीधी होकर बैठ गई। अगले ही लम्हे शाहवेज उसके कमरे में मौजूद था, उसे अपने सामने, और वो भी अपने बेडरूम में देखकर उसकी चीख निकल गई थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वो अजहद घबराई हुई आवाज़ में बोली। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूँ। मुस्कुराते हुए उसके करीब आते हुए शाहवेज ने वजाहत दी। तो तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरे बेडरूम में आप पहुँचे? गुस्से से मुराते हुए वो उसका गिरबान पकड़ने की गज से आगे बढ़ी। मानती हो ना फिर मुझे? वो मुस्कुराया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसने दांत पीछे और शाहवेज को धक्का दिया। इतनी जल्दी भी क्या है मेरी जान? वो जूतों समेत बेड पर दराज होते हुए बोला। ये सब क्या है? उठो यहाँ से और दफ़ा हो जाओ। मॉम डैड में से किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। वो नहायत बदहवासी में उसके करीब आई। फिर तो और भी आसानी हो जाएगी मुझे, वो डिटाई से बोला। उठो यहाँ से। अनुज ने उसे बाजू से पकड़ के खींचा। कम ऑन यार, इतनी भी क्या जल्दी है? यहाँ बैठो ना मेरे पास। शाहवेज ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो बेड पर उसके मुकाबिल आ गिरी। मैंने तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा, अब तो देख लिया है ना? वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी। बेड से उठते हुए वो घबराई। तो रोका किसने है? मचाओ शोर। उस पर तो किसी बात का असर नहीं हो रहा था। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तुमने मुझे देखा था। वो जिद होते हुए बोली। और मेरे लिए वो जिंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा था। तकिया से टेक लगाए वो मखमूर से अंदाज में बोला। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो रो देने को थी। मैं कल लंच पे तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तुम नहीं आई। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। तुम जो कहोगे वो होता चला जाएगा। वो हनूज गुस्सा दफातन उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो अनुज का दिल उछल कर हलक में आ गया। अनुज बेटा तुम ठीक तो हो? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी तो मैं परेशान हो गया। बाहर जुरेज अफंदी खड़े उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। शुक्र है उसका दरवाज़ा लॉक था। जी डैड, वो कॉकरोच देख लिया था। वो घबराई आवाज़ में गोया ही। तुम्हारी चीख ने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है तुम आराम करो। ओके डैड। सुरेश के जाने के बाद उसने सरगोशी की। उठो अब जाओ यहाँ से। ना चाय ना पानी ना खातिर ना मदारत, कुछ तो मेहमान नवाजी करो अपने होने वाले शौहर के लिए। वो शौकी से बोला। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मजबूरन अनुज ने उसके आगे हाथ जोड़े। दिल तो नहीं चाह रहा यहाँ से जाने को, लेकिन तुम अब इतना फोर्स कर रही हो तो जाना पड़ेगा। वो बेड से उठा। प्लीज़ चले जाओ उसने इल्तजा की, लेकिन एक शर्त पे। तो वो उसके मुकाबला खड़ा हुआ। कैसी शर्त? वो हैरान हुई। तुम्हें इकरार मोहब्बत करना होगा। मुझे बताना होगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। इसके माथे से बाल हटाते हुए वो हनूस जिटाई से बोला। तुम्हारे उठपटांग हरकतों पे तुम्हारा गला दबाने को दिल चाहता है मेरा। उसकी खफगी पे शाहवेज मुस्कराया। तुम्हारा ये गुस्सा, ये खफगी मुझे रातों को सोने नहीं देती। दिल चाहता है एक लम्हा ना लगाऊं और ले जाऊं तुम्हें अपने साथ। उफिया मोहब्बत ज़्यादा फिल्मी होने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ। इकरार मोहब्बत ज़बरदस्ती हर काम करवाया जा सकता है सिवाय मोहब्बत के। तुम जो भी कहो मैं सुने बगैर नहीं जाऊँगा। उसकी आंखों में देखते हुए शाहवेज ने गोया फैसला किया। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। अब जान छोड़ो मेरी। उसने झुंझलाकर जान छुड़ाने के लिए कहा। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। उसने कान खुजाए। मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगी।
अनुज ने गुस्से में तकिया उठाकर उसे मारा। जालिम मार कर ही तो दिया है, उसने ज़्यादा पड़ी। जाओ अब। अनुज ने उसे टेरेस के दरवाजे की तरफ धकेला। वादा करो कल रात डिनर मेरे साथ करोगी। वो जाते जाते रुका। ओके बाबा, कर लूँगी, जान छोड़ो मेरी अब। अगर कल तुमने वादा खिलाफी की तो याद रखना इससे बड़ा कदम उठाऊंगा, उसने धमकी दी। ओके वादा। गुड नाइट। दरवाज़ा खोलते हुए शाहवेज ने मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाया है। माहीन ऑफिस से लौटी तो घर में गैर मामूली खामोशी थी। अस्सलाम वालेकुम। आया भी। माहीन ने टीवी लॉन्च के सोफे पे बैठते हुए ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो मेरी बच्ची। आया भी ने पानी का गिलास माहीन की तरफ बढ़ाया। आज बहुत खामोशी है घर में, कहाँ है ये बाप बेटी? पानी पीकर ग्लास ट्रे में रखते हुए उन्होंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। अनुज का कॉलेज से फ़ोन आया था कि वो कॉलेज से वापसी पर सिमल के घर जाएगी और शाम को लौटेगी। और जुरेज मियाँ तो बेचारे सुबह से बुखार में तप रहे हैं। घर में भी बुखार की कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं थी जो मैं उन्हें दे देती। अनुज भी घर नहीं थी। मैंने एक दो बार जाकर देखा, लेकिन जुरेज मियाँ होशो खुर्द से बेगाना पड़े थे। कम बखत ड्राइवर भी छुट्टी पर है। अभी ने उन्हें तफसील बताई तो फिक्र के आसार उनके चेहरे से अया होने लगे। आया भी, आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती। वो सोफे से उठी। बस बेटा, फिक्र और परेशानी में मुझे भी याद नहीं रहा। खुफत से आया भी ने एतराफ़ किया। ओके मैं जाकर देखती हूँ। वो गेस्ट रूम की जानी बढ़ी। माहीन जब गेस्ट रूम में आई तो जुरेज बेड पे बेसुध पड़े थे और बुखार में तप रहे थे। माहीन ने झिझक कर उनके माथे पे हाथ रखा और फिर हटा लिया, और फिर आया भी से ठंडा पानी मंगवाकर उनके माथे पे ठंडे पानी से पट्टियां करने लगी। न जाने वो ऐसा क्यों करने लगी थी, उन्हें तो नफरत थी इस शख्स से, फिर वो क्यों फिक्रमंदी से उनके सरहाने बैठे उनके माथे पे पट्टियां रख रही थी। इनके वैरान से चेहरे को देखते हुए माहीन ने खुद से पूछा था, लेकिन गहरी खामोशी के सिवा उन्हें कुछ भी सुनाई ना दिया। जुरेज के चेहरे पर गोया सदियों की मसाफत लिखी थी, जैसे कोई सहरा में भटक कर थक गया हो। उसके होंठों पे गहरी तारीकी दर्ज थी, बंद आंखों में सन्नाटों की दास्तानें थी। यूं लग रहा था जैसे उनकी उम्मीद शाम के साय में किसी खोए हुए पेड़ तले रख कर कोई भूल गया हो। बंजर आंखें, वीरान और रुझा हुआ दिल और थका हुआ वजूद माहीन के सामने था। उनके माथे पे पट्टियां रखते हुए चंद लम्हों के लिए रुके थे और वो मबहूत सी इस शख्स को देखने लगी जिसकी मोहब्बत ने कभी उसमें ज़िंदगी फूंकी थी, जो कभी इस शख्स का नाम लेकर जिया करती थी। माहीन। जुरेज के सूखे होंठों पे उसका नाम तड़पा था, और फिर धीरे से उन्होंने माहीन के हाथ थाम लिए थे। वो अपना हाथ खींच लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसने ऐसा नहीं किया था। माहीन, क्या तुम वाकई मेरे पास हो? माहीन ने धीरे से जवाब दिया। मुझे अकेला मत छोड़ना माही, तुम जिंदगी हो मेरी, मुझे जिंदगी से दूर मत करना माही, मुझे खुद से दूर मत करना। उनकी आंखें बंद थी, उनकी बेचैन आरज़ुएं माहीन से इल्तिजा कर रही थी। उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुम मेरे पास रहो। बुखार की शिद्दत की वजह से उनकी आवाज़ कांप रही थी, और अब उन्होंने माहीन के हाथों को लबों से लगा रखा था। वो अपना हाथ खींचना चाहती थी, लेकिन उनकी बेबसी माहीन को बेबस कर रही थी। पागल मत बनो, मेडिसिन नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? मुझे नहीं जाना, बस तुम यहीं रहो मेरे पास। फिर से मोहब्बत भरी इल्तिजा की गई तो माहीन ने आहिस्तगी से अपना हाथ खींच लिया और फिर से ठंडे पानी की पट्टियां उनके माथे पे रखने लगी। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की, सच्चे दिल से तुम्हें चाहा, फिर तुमने क्यों अपने भरोसे को मस्मार किया? क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं किया माही? अब वो नींवा आंखों से अपने मुकाबल बैठी माही से पूछ रहे थे। उनके लहजे में हजारों शिकवे और दुख पिन्हा थे। ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम खौमखा अपने जहन पे बोझ डाल रहे हो। माही ने उन्हें टाला तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। नहीं माही, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत अफाकतों की बाज़गश्त तो सिर्फ तुम्हारे दम से थी। फिर तुमने मुझे क्यों अकेला किया माही? उनकी आवाज़ में आंसू की नमी थी। माहीन के पास उनके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं इरफान, न जाने कब ये सांसों की डोर टूट जाए। अब तो मेहमान हूँ मैं तुम्हारी। बीजान ने यासियत से कहा। ओहो बीजान, अल्लाह रहम करे, ऐसी बातें मत किया करें। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पे सलामत रखे। मलिक इरफान ने चाय का कप टेबल पे रखते हुए बीजान को तनबीह की। इरफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीजान, आप ऐसी मायूसी की बातें
کیوں کرتی ہیں؟ ان کے مقابل بیٹھی حمیرہ بیگم نے بھی عرفان کی تائید کی۔ وہ تینوں اس وقت شام کی چائے لان میں پی رہے تھے۔ عرفان، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ توقف کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ جی فرمائیے بی جان، میں مرنے سے پہلے ایک بار ماہین سے ملنا چاہتی ہوں، اسے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ بولتے ہوئے بی جان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ حمیرہ اور عرفان نے ایک دوسرے کو پرسوچ انداز میں دیکھا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے بی جان؟ ہماری عزت خاک میں ملا کر وہ گھر کی عزت کے ساتھ ساتھ ہمارے وقار، محبت اور دنیا کی ہر آسائش کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی، اس شخص کی خاطر جو وہ غصے سے بول رہے تھے، لیکن بی جان نے ان کی بات کاٹی تھی۔ عرفان، میں پرانی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی اور اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن بی جان، عرفان نے بولنا چاہا۔ کچھ مت کہنا عرفان، میں نے 20 سال خود پہ جبر کیا ہے، اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر جیتی رہی ہوں، اب اور جیا نہیں جاتا مجھ سے۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی تھی۔ عرفان سر جھکا گئے۔ بی جان، آپ پریشان نہ ہو، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ حمیرہ اٹھ کر بی جان کے قریب آئیں اور انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، عرفان، ہو سکے تو تم بھی ماہین کو معاف کر دو، چھوٹی بہن ہے تمہاری، اس نے جو کیا یقیناً اس کی سزا پالی ہوگی اس نے۔ بی جان نے التجا کی۔ بی جان، آپ مجھ سے ایسی التجا کر رہی ہیں جسے پورا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ عرفان، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس ذرا دل کو سمجھاؤ اور سوچو کہ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہوتی تو کیا تم ساری زندگی اس سے یوں خفا رہ سکتے تھے؟ شکر ادا کرتا ہوں خدا نے مجھے بیٹی نہیں دی، ورنہ اور نہ جانے ایسی کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا مجھے۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھے اور انہوں نے بی جان کی وجہ سے اپنا غصہ کنٹرول کر رکھا تھا۔ عرفان پلیز، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، بی جان جو کہہ رہی ہیں اس پہ توجہ دیں۔ حمیرہ نے انہیں سرزنش کی تو وہ اپنی نشست سے اٹھ کر چلے گئے۔ نہ جانے میں اپنی ماہین سے مل پاؤں گی کہ نہیں۔ بی جان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ انشاءاللہ بی جان، اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گی۔ حمیرہ نے ان کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے تسلی دی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے میری بچی، اللہ تمہیں بھی ایسی ہی نیک اور فرما بردار بہو ملے جیسی اللہ نے تمہاری صورت میں مجھے دی۔ بی جان نے حمیرہ کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دی۔ آمین بی جان، لگتا ہے عرفان ناراض ہو گیا ہے، بی جان نے تفکر سے کہا۔ ارے نہیں بی جان، آپ تو جانتی ہیں ان کا غصہ 2 دن کا ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ کا کوئی حکم عرفان نے کبھی ٹالا ہے جو یہ ٹالیں گے؟ حمیرہ نے انہیں شانت کیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ انشاءاللہ، بس آپ فکر مت کریں۔ بی جان سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر توقف کے بعد بولی، یہ پارس کہاں غائب رہتا ہے؟ ہفتوں تک شکل نہیں دکھاتا بی جان، سارا بزنس تو اسی نے سنبھال رکھا ہے، اسی لیے تو عرفان پہ کوئی برڈن نہیں ہے بزنس کا۔ اور آج کل پارس تو سنگاپور گیا ہوا ہے، کچھ انٹرنیشنل کمپنیوں سے میٹنگ طے تھی اس کی۔ حمیرہ نے انہیں بتایا۔ ماشاءاللہ، میری مانو تو اب شادی کروا دو اس کی۔ بی جان نے مشورہ دیا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے بی جان، بس کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے۔ حمیرہ خوشی سے بولی، لو بھلا، میرے پوتوں کو لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ کمی تو کوئی نہیں بی جان، آج کل کی لڑکیوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے میرے کماؤ بیٹے کو لے نہ اڑے۔ حمیرہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ میرے اللہ کے حکم سے بہت اچھی لڑکی ملے گی، تم بس ارادہ کرو۔ میرے پارس کی شادی کا ایک مدت سے یہ گھر خوشیوں کو ترس رہا ہے، آپ کی دعاؤں سے یہ گھر پھر سے خوشیوں سے جگمگائے گا بی جان، حمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔